तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम आप सभी का। नमस्ते, जोहार। देखिए, हिस्ट्री मेजर पेपर 12। ठीक है, पेपर का नाम क्या है आपका? रिलैक्स, पहले थोड़ा सा जानकारी दीजिए, उसके बाद पेपर पढ़ाएंगे। चलिए, तो हिस्ट्री मेजर पेपर 12 SKMU दुमका यूनिवर्सिटी। ठीक, ये सेमेस्टर 6 का पहला पेपर है। सेम 6 का पहला पेपर है। सेमेस्टर 6 में आपके 4 मेजर पेपर होंगे। मेजर पेपर 12, मेजर पेपर 13, मेजर पेपर 14 और मेजर पेपर 15। ठीक, 4 वो मेजर पेपर होगा, एक माइनर वोकेशनल पेपर होगा। अभी तक आपने फॉर्म फिलअप कर लिया होगा, उम्मीद करता हूँ। और इस बार मैं पहले ही वीडियो दे रहा हूँ ताकि एग्ज़ाम के टाइम पे वीडियो ना दे पाऊँगा। उस टाइम पे रांची यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम चलेगा, इसलिए। ठीक है, तो हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, स्वतंत्र भारत का इतिहास इसमें आपको जानना है। 1547 से, अरे यार दिमाग कहाँ है सागर, 1947 से लेकर के 2000 तक का इतिहास इसमें आपको जानना है भारत का। 1947 जब भारत आज़ाद हुआ था, 14 और 15 अगस्त की मध्य रात्रि। ठीक है, तो मेजर पेपर 12 में आपको पढ़ना है यूनिट 1, मेकिंग ऑफ द क्या, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का निर्माण। फिर पढ़ना है आपको इंटीग्रेशन ऑफ नेटिव स्टेट विथ स्पेशल रेफरेंस टू कश्मीर, जूनागढ़ एंड हैदराबाद। ठीक है, जब भारत में 565 रजवाड़े थे, इनको एक साथ मिला के भारत का निर्माण किया गया, इसके बारे में पढ़ना है आपको। ठीक है, जिसमें स्पेशल कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद को मिलाने में ज़्यादा दिक्कत हुआ था, तो इसके बारे में भी पढ़ना है। फिर पढ़ना है लिंग्विस्टिक, यानी कि भाषा संबंधी विवाद के बारे में। भारत में हर एक राज्य की अपनी भाषा है, तो फिर भाषा संबंधी विवाद हुआ, ये जानना है। फिर जानना है 1962 का भारत चीन युद्ध। फिर जानना है भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 और भारत पाकिस्तान सेकेंड वॉर 1971। ठीक है, नेक्स्ट अगला जाता है यूनिट 3। इसमें आपको पढ़ना है ऑपरेशन ब्लू स्टार। ठीक, क्या है ऑपरेशन ब्लू स्टार, इसको पढ़ेंगे हम लोग। ठीक, इमरजेंसी ईयर पढ़ेंगे। ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन ब्लू स्टार जो है राजीव गांधी की डेथ के समय ये लागू किया गया था। ठीक है, आपको मालूम है राजीव गांधी को मार दिया गया था आतंकवादियों के द्वारा, तब ऑपरेशन ब्लू स्टार। ठीक है, और इंदिरा गांधी को भी उसके बॉडीगार्ड ने मार दिया था। ये सब आपको जानना होगा इसमें। जेपी मूवमेंट, जयप्रकाश, ठीक है, जो है उनके बारे में जो आंदोलन चलाया गया, राइज ऑफ क्या है, कोलिशन पॉलिटिक्स, इसके बारे में। फिर आपको भारत में जब आपातकाल लगाया गया, इसके बारे में। ठीक है, इमरजेंस ऑफ इंडिया एज अ न्यूक्लियर पावर। नेक्स्ट आगे देखते हैं, तो पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान के बारे में पढ़ना है। ग्रीन रिवोल्यूशन, हरित क्रांति के बारे में पढ़ना है। MS स्वामीनाथन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, और इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के बारे में पढ़ना है। जब भारत में 1991 में नई आर्थिक नीति को अपनाई थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन आया भारत में। ठीक है, इन सब के बारे में पढ़ना है। चलिए मैं शुरू करता हूँ डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर। पहले छोटे छोटे क्वेश्चन है। ठीक, पहला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान से आप क्या समझते हैं? ठीक, तो भारतीय संविधान क्या है? तो भारतीय संविधान भारत का एक सर्वोच्च कानून की किताब है। ठीक है, यह सरकारी संरचना, ठीक, नागरिकों के अधिकार एवं कर्तव्य तथा शासन की व्यवस्था को निर्धारित करता है। संविधान सभा द्वारा इसका निर्माण किया गया। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर रेडी हो जाता है। ठीक, 26 जनवरी 1950 से इसे लागू किया जाता है और यह विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। कई देशों के संविधान को जोड़ के इसको बनाया गया है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा के शिल्पकार या संविधान निर्माण के शिल्पकार कहे जाते हैं और संविधान सभा में इनको ड्राफ्टिंग का काम दिया गया था, छापने का काम दिया गया था। ड्राफ्टिंग कमेटी के ये हेड थे। ठीक है, अध्यक्ष थे। और इसे बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था संविधान को बनने में। ठीक है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। ठीक है, चलिए
और जब संविधान बना था तो 395 हमारे अनुच्छेद थे मूल रूप से। ठीक, नेक्स्ट आगे देख लेते हैं संविधान सभा का गठन कब हुआ। तो देखिए संविधान सभा जो बनाया गया, संविधान निर्माण करने के लिए एक सभा बनाई गई लोगों की, ठीक है, जिसे संविधान सभा कहा गया। तो 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत, कैबिनेट मिशन योजना अंग्रेजों के द्वारा लाई गई थी। अंग्रेज बोलेंगे कि हम भारत को आज़ादी देंगे लेकिन आपको एक संविधान बनाना होगा, ठीक है, अंग्रेजों की ये शर्त थी। तो फिर हम लोगों ने संविधान बनाना शुरू किया। संविधान सभा की पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को। इसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया, अभी मैंने बताया जैसा कि, जबकि बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसके अस्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं। संविधान निर्माण में लगभग 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा। ठीक है, प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी, अभी मैंने बताया था भीमराव अंबेडकर को चुना गया था। ड्राफ्ट मतलब होता है छापना, ड्राफ्ट मतलब क्या होता है, छापना। ठीक है, तो भारतीय संविधान की प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर को रखा गया। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया और डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसलिए उन्हें भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। ड्राफ्टिंग कमेटी में टोटल 7 आदमी थे, 7 गो आदमी मिलकर छापने का काम कर रहे थे। इसका हेड थे कौन, अंबेडकर। ठीक है, नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। अगला जाता है देशी रियासतों के एकीकरण का उद्देश्य क्या है। देशी रियासत जो थे 565 रजवाड़े, पहले राजा का शासन चलता था पूरे के पूरे भारत में, इसी को रजवाड़ा कहा जाता है। ठीक है, तो स्वतंत्र भारत में लगभग 565 राजा थे जिनको रजवाड़े कहा जाता था या रियासतें कही जाती थी। इन रियासतों को भारतीय संघ में मिलाना एक प्रक्रिया को देशी रियासतों का क्या था, एकीकरण करना है। ठीक है, तो इसका उद्देश्य भारत की राजनीतिक एकता एवं राष्ट्रीय अखंडता स्थापित करना था। इस कार्य में सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन की महत्वपूर्ण भूमिका है। सरदार वल्लभ भाई पटेल बल और छल दोनों का प्रयोग करके भारत को एक किए। ठीक है, मतलब जो बात से माना वो बात से मान गया तो ठीक, नहीं तो लात से माना। ठीक है, जहाँ पे बात से मान गया आदमी उसको ठीक, और जो बात से नहीं माना वहाँ पे फिर बल का प्रयोग करना पड़ा, इंडियन आर्मी को जाना पड़ा। ठीक है, जैसे कि हैदराबाद, जूनागढ़, ठीक है, ये दोनों को, और कश्मीर खुद मिल गया था। चलिए अब हैदराबाद और जूनागढ़ के बारे में पढ़ते हैं। राज्यों के एकीकरण में हैदराबाद क्यों महत्वपूर्ण है। हैदराबाद अभी तेलंगाना की राजधानी है। मैं 2 बार हैदराबाद गया हूँ। ठीक है, काफ़ी बड़ा शहर है, मज़ा आ गया, मेट्रो वगैरह चढ़ा था। तो यहीं पे चार मीनार है और गोलकुंडा का किला है। हैदराबाद देखिए यहाँ पे 90% आबादी जो है मुस्लिम की है। ठीक है, देखिए ये मत सोचेगा कि मैं हिंदू मुस्लिम कर रहा हूँ, नहीं, मैं एक्चुअल चीज़ बता रहा हूँ। 90% आबादी मुस्लिम की है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो रियासत थी वह इस्लामी रियासत चलती थी। ठीक है, तो हैदराबाद भारत की सबसे प्रसिद्ध बड़ी देशी रियासतों में से एक था। इसके निज़ाम, यहाँ के जो निज़ाम थे, ने प्रारंभ में भारत में विलय से इनकार कर दिया। हैदराबाद का निज़ाम बोलता है कि नहीं, हम भारत में नहीं मिलेंगे। ठीक है, इसके निज़ाम ने प्रारंभ में भारत से विलय से इनकार किया और भारत सरकार ने 1948 में ऑपरेशन पोलो चलाकर हैदराबाद, ठीक है, भारत में विलय कराया। इसके बाद राष्ट्रीय एकता मजबूत हो गई। ऑपरेशन पोलो क्या है, ऑपरेशन पोलो में इंडियन आर्मी ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल इन सभी की अध्यक्षता में गया इंडियन आर्मी, निजाम को भागना पड़ा वहाँ से और फिर भारत हैदराबाद के साथ मिल गया। ठीक है, चलिए कभी जाइएगा चार मीनार हैदराबाद तो घूमिएगा, मज़ा आएगा। चोरी बहुत होता है जी वहाँ पे। 25 रुपया टिकट है हैदराबाद चार मीनार घूमने का। ठीक है, मैंने यूट्यूब पे वीडियो भी डाल दिया, आप लोग देख सकते हैं। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्रता के बाद कश्मीर का मुद्दा क्या था। वॉट वाज द इशू ऑफ कश्मीर आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो स्वतंत्रता के बाद कश्मीर का मुद्दा क्या है। देखिए स्वतंत्रता के समय कश्मीर एक देशी रियासत थी। इसके शासन कौन थे, तो महाराजा हरि सिंह थे। कश्मीर जो है शुरू से ही एक अलग था, भारत में ना मिला। जब आज़ादी में हुआ भारत का, भारत और पाकिस्तान बट गया, तो कश्मीर को पूछा गया कि आप किसके साथ मिलेंगे, तो कश्मीर बोलता है ना हम भारत के साथ रहेंगे ना हम पाकिस्तान के साथ, हम खुद रहेंगे अपना। तो बोला ठीक है, एज यू विश, जैसा आपकी इच्छा।
तो हरी सिंह जो है नहीं मिले। अब भारत तो कुछ नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान उसके अटैक कर दिया। पाकिस्तान समर्थित, ठीक है, कबायली आक्रमण के बाद राजा हरी सिंह थे, ये राजा हरी सिंह कश्मीर के राजा थे। राजा हरी सिंह भारत के साथ आए, ठीक है, बोले कि महाराजा ने 26 अक्टूबर 1947 को कि महाराज आए पटेल जी के पास। सरदार पटेल बोले कि क्या हुआ बालक तो वो बोलता है देखिए ना, पाकिस्तान हम पे अटैक कर दिया है। तो सरदार पटेल बोले तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो बोले कि नहीं नहीं, आप हमारे साथ मिल जाइए, ठीक। पाकिस्तान बोले कि हम भारत के साथ विलय होने के तैयार हैं, लेकिन मतलब कश्मीर बोला कि हम जो है भारत के साथ विलय होने को तैयार है, लेकिन पाकिस्तान के साथ विलय नहीं होंगे। तो फिर बोले ठीक है, शाबाश। तब सरदार वल्लभ भाई पटेल इंडियन आर्मी को भेजे, ठीक। 1947 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, पाकिस्तान की सेना पीछे हट गई, फिर भारत जो है कश्मीर पे अपना एकता बसा दिया, ठीक है। तो इसी कारण पाकिस्तानी लोग बोलता है कि कश्मीर हमारा है, हमने उसको जीता है, और हम बोलते हैं कि नहीं, राजा हरी सिंह ने हमें इसको सौंपा है, ठीक है। तो ये हमारा हुआ। तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच जो कश्मीर का मुद्दा है, अक्सर लड़ते रहते हैं, समझे। चलिए, तो इसके बाद भारत पाकिस्तान के बीच कश्मीर को लेकर संघर्ष शुरू हुआ, जो आज भी एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दा है, समझे ना। कश्मीर, पाकिस्तानी लोग बोलता है कि कश्मीर को हमने राजा से जीता है, जबकि भारत का आदमी क्या बोलता है कि नहीं, कश्मीर का राजा हमें विलय पत्र, ठीक है, साइन किया है कि हम कश्मीर जो है भारत को सौंपते हैं। तो भाई भारत को सौंपता है तो भारत का हुआ ना। फिर बोलेगा कि हमने तो जीता है, अरे भाई हमने भी तो आपको अभी मार के जीत सकते हैं, पूरा पाकिस्तान हमेरा हो जाएगा क्या, ठीक है। तो इन लोग थेथरी कर रहा है, कोई बात नहीं। चलिए, राज्यों के भाषाई पुनर्गठन का क्या अभिप्राय है। देखिए, भारत एक विविध भाषा वाला देश है। यहाँ पे भारत की कोई भी राष्ट्र भाषा नहीं है। भारत के सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी है, ठीक, सबसे ज़्यादा। उसके बाद बांग्ला, बांग्ला दूसरे नंबर पे बोला जाता है, बंगाली भाषा, ठीक। तीसरे नंबर पे जो बोली जाती है वह भाषा है मराठी, ठीक, और गुजराती, फिर तेलुगु भाषा बोला जाता है, तेलुगु, फिर तमिल। इस तरह से भारत में कई भाषाएं बोली जाती हैं। हमारे झारखंड में संथाली है, खोरठा है, नागपुरी है, पंचपरगनिया है, कुरमाली है, कुड़ुक है, हो है, खड़िया है, बहुत सारा है ना। हाँ, तो इस तरह से भारत जो है विविध भाषाओं वाला देश है, और अनेक भाषा बोलने जाने वाले देश में क्या होता है कि लगता है यार कि ये कैसा देश है भाई, यहाँ पे भाषा जो अलग अलग है सभी राज्यों का। एक भाषा बोलने से हमें लगता है कि एकता है, ठीक है, लेकिन जब कोई दूसरा भाषा बोलता है तो हम लोग उसको थोड़ा सा पराया समझते हैं ना। तो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। इसके आधार पे भारत में बोला गया है कि देखिए, प्रत्येक राज्य का एक अपना भाषा हो, लेकिन हम लोगों ने 3 लैंग्वेज फार्मूला अपनाया, उसको मैं भी बताऊंगा। जब स्वतंत्र हो गया तो भाषाई विवाद उठा, भारत का राष्ट्रीय भाषा क्या होगा, तो इसको लेकर विवाद हुआ। हिंदी को बहुत लोगों ने समर्थन किया, बहुत लोगों ने बंगाली को समर्थन किया, तो अलग अलग राज्यों ने अलग अलग भाषा को समर्थन किया। तब डिसाइड किया गया कि भारत का कोई भी राज्य की राष्ट्रीय भाषा नहीं होगा, नेशनल लैंग्वेज हमारा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया, जिसके अध्यक्ष फजल अली थे, और आयोग की सिफारिश के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन के आधार पर भाषा के आधार पर राज्य बनाए गए। पहला राज्य जो बनाया गया भाषा के आधार पे वह था आंध्र प्रदेश, ठीक है, तेलुगु भाषा के आधार पे। आंध्र प्रदेश तेलुगु भाषा के आधार पे बनाया गया, ठीक। और इसके आधार पे क्या हुआ कि तेलंगाना भी बाद में बना। भाषा के आधार पे ये तेलुगु राज्य आंध्र प्रदेश बना, पहला राज्य, ठीक है। और 3 लैंग्वेज फार्मूला अपनाया गया। फिर बोला गया कि भाई भारत को जब इतना बड़ा है तो सब राज्यों की अगर अपनी अपनी भाषा रहेगी तो फिर एकता हम में कहाँ से आएगा। तब हमने 3 लैंग्वेज फार्मूला अपनाया, इसको त्रिभाषा सूत्र कहा जाता है। त्रिभाषा सूत्र ये क्या है भैया, थोड़ा सा बताएंगे। बिल्कुल बताएंगे जी। त्रिभाषा सूत्र क्या है, इसमें स्कूलों में 3 भाषा पढ़ाया जाएगा। पहला है आपका क्षेत्रीय भाषा, R1 रीजनल लैंग्वेज, जो उस राज्य की क्षेत्रीय भाषा होगी। जैसे
मान लीजिए कोई तेलंगाना का है या आंध्र प्रदेश का या तमिलनाडु का है या गुजरात या मराठी, तो जो उस राज्य की भाषा है वो पढ़ाएगा। इसके साथ ही लैंग्वेज 2 में पढ़ाएगा L2 में हिंदी, ठीक, और लैंग्वेज 3 में पढ़ाएगा वो इंग्लिश। यानी कि एक क्षेत्रीय भाषा रहेगा, एक हिंदी भाषा रहेगा और एक वो इंटरनेशनल लैंग्वेज रहेगा जो इंग्लिश। ये 3 भाषा स्कूलों में पढ़ाया जाएगा ताकि पूरे भारत में आप कहीं पर भी जाएं एटलीस्ट 2 भाषा तो आएगा ही आपको, हिंदी और क्षेत्रीय भाषा। इंग्लिश भी आता है आजकल के बच्चों को, मतलब सबको आ ही जाता है काम चलाने लायक, ठीक है। तो ये 3 भाषा हम में एकता का प्रतीक है, ठीक है। तो साउथ के स्कूल आप जाइएगा, जैसे मैं आ रहा था जब एक बार तमिलनाडु से, तो ट्रेन में वो हमको केरल का आदमी बना, ठीक है। तो हम पूछे आपको हिंदी आता है, ठीक है। तो बोला हाँ वो बोला कि आता है बट अच्छा से नहीं आता है। हम फिर पूछे आर यू कंफर्टेबल इन इंग्लिश, बोला यस आई एम ऑल्सो कंफर्टेबल इन इंग्लिश, ठीक है। तो फिर हम पूछें कि वेयर आर यू फ्रॉम, तो वो बोले कि आई एम फ्रॉम केरला। तो हमने उसको पूछा कि केरला में कितने भाषा का पढ़ाई होता है स्कूलों में, तो उन्होंने बताया कि केरला में हमारा यहाँ पे 3 भाषा पढ़ाया जाता है, ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल। तो उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ पे मलयालम पढ़ाया जाता है जो कि केरल की भाषा है, हिंदी पढ़ाई जाती है और इंग्लिश, तीनों भाषा हम लोग को पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो ये है 3 लैंग्वेज फार्मूला, समझे। इस कारण उन लोग को भी हिंदी आता है। जो भी साउथ में जो भी बच्चा मैट्रिक पास है वो हिंदी बोल पाएगा, ठीक है। चलिए, हिंदी आराम से उन लोग बोल पाता है। तो ये भारत की एकता का प्रतीक है। ये सब आप लिख सकते हैं अपने आंसर में। 1962 के भारत चीन युद्ध का मुख्य कारण क्या है? तो 1962 में क्या हुआ, भारत चीन युद्ध हो गया। इस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर थे नेहरू जी, पंडित नेहरू, ठीक है। हमने एक समझौता किया था, पंचशील समझौता, 1960 में। पंचशील समझौता ये क्या है भैया? इसमें बोला गया है कि भारत और चीनी भाई भाई होंगे और हम में 5 सिद्धांतों पे मुहर मराया कि हम 5 बातें ध्यान रखेंगे। ये 5 बातें क्या हैं? तो भारत के प्राइम मिनिस्टर और चीन के प्राइम मिनिस्टर के बीच में ये 5 मुद्दों पे हस्ताक्षर हुआ था। इसको पंचशील समझौता कहा जाता है 1960 में। इसमें बोला गया है कि भारत और चीन कभी एक दूसरे पे अटैक नहीं करेंगे, पहला चीज़। दूसरा, भारत और चीन हमेशा एक दूसरे की सुरक्षा का ध्यान रखेंगे, ठीक। भारत और चीन हमेशा एक दूसरे को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इसी तरह से 5 गो था टोटल पॉइंट, ठीक है। तो पाँचों मुझे याद नहीं है अभी। तो ये प्राइम मिनिस्टर हमारे जो थे नेहरू जी, अरे भाई हम लोग हस्ताक्षर किए हैं, कैसे कोई अटैक करेगा। लेकिन चीन ये सोच के कौन रहे, नेहरू जी। और चीन क्या सोच रहा, भाड़ में गया गठबंधन अटैक करो। तो फिर भारत पे चीन जो है अटैक कर दिया 1962 में। और नेहरू जी क्या सोच के थे कि हम लोगों ने तो गठबंधन किया है, हमारा कैसे अटैक कर सकता है चीन, ठीक है। तो चीन ने अटैक कर दिया 1962 में और भारत जो है चीन से हार जाता है, ठीक है। तो 1962 के युद्ध का मुख्य कारण था सीमा विवाद। चीन ने अक्साई चीन क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था तथा मैकमोहन रेखा, जो भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है, मैकमोहन रेखा, ये स्वीकार नहीं करता था चीन, ठीक है। अक्टूबर 1962 ने चीन ने भारत पर आक्रमण किया। इस युद्ध में भारत को जो है बहुत ज़्यादा क्षति पहुंची। युद्ध के बाद भारत ने अपनी रक्षा व्यवस्था को मजबूत करना शुरू किया, ठीक है। और यही मेन रीज़न है भारत और चीन के थोड़ा सा दूरी बनने का, जो अभी तक दूरी बना हुआ है लगभग, ठीक है। नेक्स्ट, अगला देख रहे हैं, भारत के कितना बड़ा पड़ोसी राज्य है यार चीन। हम लोग सभी देश घूम लेते हैं, हम लोग जापान जाते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, नेपाल जाते हैं, भूटान जाते हैं, म्यांमार जाते हैं, ठीक, श्रीलंका जाते हैं, लेकिन चीन नहीं जाते हैं यार। मुझे जाना है चीन, लेकिन नहीं पहुंचूंगा जापान, ठीक है। चीन जाऊंगा एक बार, चीन का बीजिंग शहर घूम के आऊँगा एक बार, ठीक है। मजाक नहीं, आज मैं सोच लिया। चलिए आप लोग भी ले जाएंगे, ठीक है, वीडियो दे दूंगा आप लोग को। चीन जाएंगे एक बार यार। नेक्स्ट, 1965 के भारत पाक युद्ध का परिणाम क्या हुआ? 1965 में जो भारत और पाकिस्तान के युद्ध हुआ, इसका क्या परिणाम हुआ बताइए। तो 1965 भारत और पाकिस्तान का युद्ध, मुख्य मुद्दा क्या था? कश्मीर। वही राजा हरि सिंह अटैक किया था पाकिस्तानी लोग और हरि सिंह भारत के साथ मिल गए थे।
तो पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर, ये सब याद रखिएगा। ऑपरेशन पोलो जब हैदराबाद को छुड़ाया गया, ऑपरेशन जिब्राल्टर जब भारत पाकिस्तान युद्ध होता है 1965। तो 1965 के तहत कश्मीर ने घुसपैठ कराई, भारत ने इसका जवाब दिया और युद्ध शुरू हुआ। युद्ध के बाद ताशकंद समझौता 1966 हुआ, जिसकी मध्यस्थता सोवियत संघ यानी कि जिसको अभी हम लोग रूस बोलते हैं, इस समझौते के तहत भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खान ने हस्ताक्षर किया। ठीक है। और जो भारत के दूसरे प्रधानमंत्री हैं, कौन? लाल बहादुर शास्त्री, इसको जहर खिला के मार दिया जाता है ताशकंद में। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री को जहर खिला के मार दिया गया, आपको मालूम है जी। लाल बहादुर शास्त्री जब ताशकंद समझौते पे जाते हैं तो उनको जहर खिला के मार दिया गया था, खीर में जहर मिला दिया गया और फिर मार दिया गया। समझ रहे हैं? तो कभी भी विश्वास मत करना पड़ोसी पे, पड़ोसी कुछ भी कर सकता है। ठीक है, चलिए। 1971 भारत पाक युद्ध भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है? 1971 में क्या हुआ था भारत पाकिस्तान युद्ध? देखिए, जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, पाकिस्तान एक भाग ये हो गया और एक भाग इधर हमारा आ जाता है, ये जिसको बोलते हैं पूर्वी पाकिस्तान, अभी ये बांग्लादेश है। ठीक, तो ये जो बांग्लादेश है इसको पहले पूर्वी पाकिस्तान कहते थे, इसको पश्चिमी पाकिस्तान कहते थे, ये दोनों पाकिस्तान था। लेकिन यहाँ के बांग्लादेश के लोग, ये भी मुसलमान हैं लेकिन ये लोग बांग्ला बोलते हैं और यहाँ के लोग उर्दू बोलते हैं, मतलब हिंदी और उर्दू मिक्स करके बोलते हैं, तो उर्दू माना जाता है। तो अब ये जो पूर्वी पश्चिमी पाकिस्तान है, ये थोड़ा बड़ा है, ये थोड़ा बड़ा है, ये थोड़ा छोटा है। ठीक है, तो इन लोग बोल रहा था कि नहीं, आपको भी उर्दू भाषा का प्रयोग करना है और बड़ा बड़ा डिस्टेंस है, ये अलग अलग दूर पड़ जाता है। तब ये बांग्लादेशी लोग बोला कि नहीं, हम लोग भी मुसलमान हैं, हम लोग को अपना भाषा बोलने का अधिकार है। तब पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो जाता है। ठीक है, अब इस युद्ध को शांत कौन करवाता है? भारत। ठीक है, क्योंकि पहले दोनों भारत का बच्चा था ना, बाद में अलग हो गया था ना। तो 1971 भारत का पाक युद्ध भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है? 1971 का भारत पाक युद्ध भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण युद्ध था। यह युद्ध पूर्वी पाकिस्तान, अब बांग्लादेश कहा जाता है इनको, ठीक है, राजधानी है ढाका, के मुद्दे पर हुआ। भारत ने बांग्लादेश मुक्ति आंदोलन का समर्थन किया। इस युद्ध में पाकिस्तान की हार हुई और 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। लगभग 93,000 पाकिस्तानी सैनिक ने आत्मसमर्पण किया, जो विश्व इतिहास का सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण माना जाता है। ठीक है, इसमें इंडियन नेवी का भी बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि पाकिस्तान जो है ये पूर्वी पाकिस्तान, ठीक है, और ये पश्चिमी पाकिस्तान, और ये बीच में भारत है। ठीक, इस साइड में तो आपका हिमालय है, यहाँ पे भूटान है, नेपाल है, म्यांमार है, और ये पाकिस्तान जो आएगा यहाँ पे तो ये समुद्र के जरिए आएगा, और पूरा का पूरा ये समुद्र के एरिया में इंडियन नेवी रहता है। तो इंडियन नेवी का इसमें बहुत बड़ा रोल था। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन, ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या है? ठीक है, तो मैंने बताया था कि इंदिरा गांधी के जो बॉडीगार्ड थे, इंदिरा गांधी का बॉडीगार्ड खुद इंदिरा गांधी को उड़ा दिया था। ठीक है, चलिए, बातों बातों में 20 मिनट बीत गया, पता नहीं चला। अब 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हम लोग फिर से आगे बढ़ेंगे। ओके, चलिए, छोटा सा एक 5 मिनट का ब्रेक। 5 मिनट के ब्रेक से क्या होगा, हमारा माइंड फ्रेश होगा, आँखों को थोड़ा आराम मिलेगा। ठीक है, घूमिए, माइंड को भी फ्रेश होगा। उसके बाद फिर से क्लास शुरू करेंगे। मैं वीडियो को रोक के वॉशरूम से आता हूँ, आप लोग भी घूम फिर के आ जाइए। देखिए, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं बता देता हूँ थोड़ा सा ऐप के बारे में। ये आपका अंतिम सेमेस्टर है। देखिए, मालूम नहीं आप लोग खरीदेंगे या नहीं, 60 रुपया दाम है भाई, इतना साल आप लोग को पढ़ाया, 60 रुपया मैंने PDF का दाम रखा है। 4 साल का PDF आपको पढ़ाया जाएगा, सभी पेपर का नोट्स आपका तो अब ख़त्म हो जाएगा, तो आप अपने जूनियर कैंडिडेट को भी इसमें दे सकते हैं अपना पास। ठीक है, तो ज्ञान सागर ऐप इसी चैनल के नाम पे रखा गया है, लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, प्ले स्टोर में भी मिल जाएगा। ऐप को इंस्टॉल कीजिएगा, जोहार लिखा आएगा, बिरसा मुंडा का फोटो आएगा, ऑटोमेटिकली आपका ऐप यहाँ पे आके रुक जाएगा इंस्टॉल कीजिएगा। तो उसके बाद क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना है आपको। क्लिक करेंगे, अपना नाम फ़ोन नंबर दीजिएगा, फिर से क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके फ़ोन पे OTP आएगा, OTP को डालिएगा, इस तरह से ऐप ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आना है ऑल कोर्स में।
ऑल कोर्स पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारा यूनिवर्सिटी का कोर्स आएगा। आपको ये SKM यूनिवर्सिटी का कोर्स ले लेना है, ठीक है। 60 रुपया दाम है। यह कोर्स आपका 4 साल के लिए फ्री हो जाएगा। कितना साल? 4 साल, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा है दिस कोर्स इज वैलिड फॉर 4 ईयर। यहाँ पे आपको सेमेस्टर 6 के सभी पेपर का नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप पढ़ते रहिए, फिर आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। जैसे आप व्यू पे क्लिक करेंगे तो आपका PDF ओपन हो जाएगा। ये तीर के निशान पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका ऐप का PDF आपके फ़ोन पे डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए शुरू करते हैं ऑपरेशन ब्लू स्टार। ये क्या है ऑपरेशन ब्लू स्टार? देखिए बहुत सारा ऑपरेशन है, सब ऑपरेशन को एक साथ लिख लीजिएगा। ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन ब्लू स्टार, ठीक है। नेक्स्ट, ऑपरेशन ब्लू स्टार भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पहले कौन है ये याद रखिए। प्रथम प्रधानमंत्री है जवाहरलाल नेहरू। दूसरे प्रधानमंत्री कौन है? गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा ये कार्यकारी थे, परमानेंट नहीं थे, ठीक है। अस्थायी रूप से बनाया गया था गुलजारी लाल नंदा को। तीसरे बने कौन? तो तीसरे बनते हैं लाल बहादुर शास्त्री, ठीक। फिर से गुलजारी लाल नंदा को बनाया जाता है। उसके बाद आती हैं इंदिरा गांधी, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के बॉडीगार्ड ने ही उनको उड़ा दिया। क्यों? क्या हुआ था ऐसा? तो देखिए ऑपरेशन ब्लू स्टार इसी को कहते हैं। ऑपरेशन ब्लू स्टार भारतीय सेना द्वारा जून 1984 में चलाया गया था। एक सैन्य अभियान था। इसका उद्देश्य अमृतसर के स्वर्ण मंदिर, अमृतसर में एक सोने का मंदिर है, ठीक, स्वर्ण मंदिर में छिपे उग्रवादियों को हटाना था। यह अभियान प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के आदेश पर चलाया गया था। इस अभियान के बाद पंजाब में तनाव बढ़ गया और बाद में इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। कौन किया? उसके बॉडीगार्ड ने ही कर दिया, ठीक है। क्योंकि बॉडीगार्ड जो था ना वो सिख धर्म के थे और सिखों को लगा कि भाई ये तो हम पे ही अटैक कर रहा है, हमारे धर्म पे, ठीक है। तो सिख, ठीक है, सवास गिदड़ा नाल में बाज लड़ावा, सुने हैं ना, सॉरी, चिड़िया नाल में बाज लड़ावा, गिदड़ा नाल, चिड़िया नाल में बाज लड़ावा, ठीक है। उसके बाद क्या है कि गिदड़ा नाल में शेर लड़ावा, ठीक है। सवा सौ से मैं एक लड़ाऊँ, 1.25 लाख से मैं एक लड़ाऊँ, तब जाके गुरु गोविंद सिंह नाम कहा हूँ। इस तरह से कुछ कहावत है, मुझे एक्चुअली याद नहीं आ रहा है। तो सिख जो होते हैं, ठीक है, सिख को जब भी ऐसा लगेगा ना कि हमारे धर्म पे कुछ ये बोल दिया तो बाह्य गुरु की सौ वो नहीं छोड़ेंगे, ऐसा बोला जाता है, ठीक है। सत श्री अकाल पाजी, याद आया ना? पंजाबी, तो वो पंजाबी है, पंजाबी पूरे भारत में फेमस है ना। नेक्स्ट, तो इंदिरा गांधी को उड़ा दिया था उसके बॉडीगार्ड पंजाबी लोग, जाट, सिख, गजब गजब नाम है यार उन लोग का। भारत में आपातकाल से क्या अभिप्राय है? व्हाट डू यू मीन बाय इमरजेंसी इन इंडिया? भारत में आपातकाल, देखिए आपातकाल के समय में देश में केवल और केवल राष्ट्रपति शासन चलता है। तो भारत में आपातकाल 25 जून 1975 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा घोषित किया गया था। यह आपातकाल आंतरिक अशांतता, मतलब पूरे अशांत हो गया था पूरे भारत का माहौल, इसके आधार पर लगाया गया था। इस अवधि में नागरिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, प्रेस स्वतंत्रता सीमित कर दी जाती है। आपातकाल लगभग 21 महीने तक चला और मार्च 1977 में समाप्त हुआ, ठीक है। तो पहली बार इंदिरा गांधी के समय में मतलब इमरजेंसी लगाया गया था आंतरिक अशांति के कारण, और 1952 में 62 में भी लगाया गया था जब देश में ये हो गया था, भारत चीन युद्ध हुआ था, ठीक है। जेपी आंदोलन क्या है? जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया आंदोलन है, ठीक है। जेपी आंदोलन लोक नायक जयप्रकाश नारायण के द्वारा चलाया गया था। यह आंदोलन 1974 में बिहार में शुरू हुआ था। इसका उद्देश्य था भ्रष्टाचारी, बेरोजगारी एवं सरकारी दमन के विरुद्ध आंदोलन चलाकर इसको दूर करना, ठीक है। इस आंदोलन ने भारतीय राजनीति में बड़ा परिवर्तन लाया और बाद में गठबंधन राजनीति का जो है मार्ग प्रशस्त किया। पहले गठबंधन की सरकार नहीं चलती थी, बाद में जेपी आंदोलन के बाद में गठबंधन का गवर्नमेंट शुरू हुआ। अब आ जाता है गठबंधन की राजनीति क्या है। गठबंधन मतलब गांठ बांधना, ठीक है। गांठ मतलब दो पॉलिटिकल पार्टी मिलके शासन को चलाएंगे।
जब दो या दो से अधिक राजनीतिक दल मिलाकर सरकार बनाते हैं तो उसको जो है गठबंधन सरकार कहते हैं। भारत में गठबंधन सरकार ही मैक्सिमम चला, बीजेपी आके गठबंधन सरकार पूर्ण बहुमत। अच्छा, बहुमत और पूर्ण बहुमत क्या होता है ये बताइए थोड़ा भैया। देखिए, मान के चलिए झारखंड का मैं एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। झारखंड में 81 सीट है, ठीक है। तो 81 सीट के लिए पूर्ण बहुमत क्या होगा? पूर्ण बहुमत माने आधा, जितना सीट है उसका आधा और एक ज़्यादा। मतलब 81 है ना, तो 81 में इसको एक को अलग कर दीजिए, इसका आधा हो गया 80, 80 का आधा कीजिए 40 और एक ज़्यादा यानी कि 41। अगर 41 गो सीट आपने ले लिया, ये 41 सीट मतलब 41 गो एमएलए विधायक, तो आपका पूर्ण बहुमत माना जाएगा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए 41 सीट नहीं आया तो फिर दो तीन पार्टी मिलकर इसको पूरा करेंगे, उसी को बोलते हैं गठबंधन की सरकार। तो जनरली दो पार्टी मिलकर गठबंधन पूरा करते हैं और गठबंधन सरकार बनाते हैं, ठीक है। भारत में गठबंधन राजनीति का प्रभाव 1977 के बाद मिला। जनता पार्टी भारत की पहली प्रमुख गठबंधन सरकार मानी जाती है। 1990 के दशक में गठबंधन राजनीति भारतीय लोकतंत्र में विशेष रूप से उभर के सामने आता है, ठीक है। अब भारत परमाणु शक्ति कब बना? भारत एक न्यूक्लियर पावर बना पूरे विश्व में, और फिर विश्व में भारत से लोग डरने लगे, ठीक है। देखिए, भारत में पहली बार परमाणु परीक्षण होता है पोखरण में। नाम सुने हैं? स्माइलिंग बुद्धा नाम दिया गया था, बुद्ध मुस्कुरा रहे हैं। भारत ने पहली बार 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में परमाणु परीक्षण किया गया। इस परीक्षण को स्माइलिंग बुद्धा कहा गया। इसके बाद 1998 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में पोखरण 2 का परीक्षण हुआ। इस परीक्षण के बाद भारत विश्व की प्रमुख परमाणु शक्तियों के पास मतलब शामिल हो गया, यानी कि भारत के पास भी परमाणु बम है, समझ रहे हैं। तो एक कॉन्फ्रेंस है पूरे विश्व में, सीटीबीटी उसको बोलते हैं, सीटीबीटी, कॉन्फ्रेंस ऑफ क्या बोलते हैं यार, टेस्ट बैन ट्रीटी। यानी कि आप अपने देश में कोई भी टेस्ट जो है नहीं कर सकते, सारा टेस्ट पे बैन लगा दिया गया है, कॉन्फ्रेंस ऑफ टेस्ट बैन ट्रीटी, ठीक है। तो सीटीबीटी का जितने भी मेंबर कंट्री हैं वो अपने देश में परमाणु परीक्षण नहीं कर सकते हैं, और विश्व में बोला गया है कि कोई भी देश ना जल क्या बोलते हैं, वायु में परमाणु परीक्षण करेगा, ठीक है। आप एयर जो हवा है वहाँ पर भी परमाणु का परीक्षण नहीं कर सकते और ज़मीन पे भी परमाणु का परीक्षण नहीं कर सकते, ठीक। तब भारत ने क्या कहा कि भाई हम लोग हवा में भी परमाणु परीक्षण नहीं करेंगे, ज़मीन में भी नहीं करेंगे, तो कहाँ पे करेंगे? तब बोला बेटा हम लोग के पास समुद्र है, हिंद महासागर है हमारे पास, अरब सागर है हमारे पास, तो हम लोग समुद्र में परमाणु परीक्षण करेंगे ठीक है। तो भारत ने परमाणु परीक्षण कहाँ पे किया था? समुद्र में। और दूसरी बार ये समुद्र में किया था 1998 में। पहली बार जो 1974 में जो परमाणु परीक्षण हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? वो परीक्षण हुआ था 1974 का परमाणु परीक्षण कहाँ पे होता है? ये होता है आपका यहाँ पे, कहाँ पे, ये क्या बोलते हैं यार, रेगिस्तान में, ठीक है, रेगिस्तान में होता है ये। पहला परमाणु परीक्षण रेगिस्तान में हुआ, दूसरा परमाणु परीक्षण समुद्र में होता है। इसका वीडियो भी आपको यूट्यूब में मिल जाएगा, लिखिएगा ना परमाणु परीक्षण पोखरण, ठीक है, पोखरण न्यूक्लियर पावर टेस्ट, ठीक है, तो आपको वीडियो मिल जाएगा, देखिएगा गजब का सीन बनता है उसमें। नेक्स्ट, पंचवर्षीय योजनाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है? 5 ईयर प्लान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए, जब प्रधानमंत्री नेहरू आए तो बोले कि भाई साहब हमारे देश की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो कुछ योजना वगैरह लाओ यार। तब बोला कि 5 ईयर योजना हम लोग चलाएंगे, 5 साल में किसी एक सेक्टर को फोकस करेंगे और उसको अचीव करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो वही, चलो अच्छा आइडिया है। तो पहली बार सबसे पहले फोकस किया गया, भारत में भूखमरी था बहुत, तो बोला कि पहले हम लोग खाने का कुछ इंतजाम कर लें, इसलिए खेती को फोकस किया जाए, पहला सेक्टर एग्रीकल्चर, ठीक है। तो पंचवर्षीय योजनाओं का मुख्य उद्देश्य भारत को आर्थिक और सामाजिक रूप से विकसित करना है। भारत जब स्वतंत्र हुआ तो स्वतंत्रता के बाद सोवियत संघ यानी कि रूस योजना पद्धति से लेकर के, मतलब पहले रूस में पंचवर्षीय योजना चलता था, उसी को मॉडल को हमने अपनाया पंचवर्षीय योजना की, और पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में प्रारंभ हुआ। इसका मुख्य फोकस था कृषि, ठीक है, एवं सिंचाई सुविधा। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे भारत में खाने को अनाज नहीं था, तो पहले हम लोग कृषि पे फोकस किए।
फिर हम लोग फोकस करते हैं इंडस्ट्रीज़ पे, ठीक है, दूसरा इंडस्ट्री पे फोकस जाता है। और प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है हेरोड डोमर मॉडल पे आधारित था, 1951 से 1956 तक चला था, ठीक है, एग्रीकल्चर पे बेस्ड था। अगला जाता है प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को प्राथमिकता दिया गई, तो वही 1951 से 56 कृषि और सिंचाई को प्राथमिकता दी गई। स्वतंत्रता के बाद खाद्यान्न संकट जूझ रहा था, इसलिए कृषि उत्पादन को बढ़ाना आवश्यक था, लोग भूखे मर रहे थे, ठीक है, और इसी कारण भाखड़ा नांगल जैसी बड़ी बड़ी सिंचाई परियोजनाओं को भी बनाया गया इस समय, ठीक है। अब आ जाता है हरित क्रांति क्या है, ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो हरित क्रांति देखिए, आपके दादा दादी भी बोलते थे, आजा जी, बाबा बाबा जो भी हैं, नानी वगैरह, कि हम लोग के समय में खाने को भात नहीं मिलता था, ठीक है, दाल भात बहुत बड़ा चीज़ हो गया, गुंदली, अ, ठीक है, लेट्टो घाटा ये सब खा के रहते थे, जौंडरा, खुदी, ठीक है, उस समय उतना उत्पादन भी नहीं होता था खेत में, यूरिया फास्फेट सल्फेट ये सब कुछ नहीं होता था, ठीक है। तो हरित क्रांति जो आई, यह क्या की पैदावार को बढ़ा दिया, पैदावार को बढ़ा दिया, अनाज अब जो है धान जहाँ पे जिस खेत में 5 किलो का धान है, विहीन खेत है, तो 25 किलो अगर अनाज होता था, तो अब वहाँ पे 50 किलो अनाज हो रहा है, डबल अनाज होने लगा, ठीक है। तो हरित क्रांति कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए अपनाई गई आधुनिक कृषि टेक्निक है, ठीक है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक में हुई। इसके अंतर्गत उन्नत बीज, अच्छे अच्छे बीज का प्रयोग किया गया, रासायनिक खाद का प्रयोग किया गया, सिंचाई का प्रयोग किया जाने लगा और मशीन का उपयोग किया गया। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। इन्हें गेहूं चावल के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई, ठीक है। और विश्व में हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। क्या नाम बताएं, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग विश्व हरित क्रांति के जनक, और भारतीय हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, ठीक है। हरित क्रांति का प्रभाव क्या क्या हुआ, तो कृषि विशेष रूप से चावल और गेहूं का पैदावार बढ़ गया, फिर गांव के लोग भूखे जो रहते थे वो भूखे नहीं रहने लगे। हरित क्रांति से भारत में खाद्यान्न उत्पादन में भारी वृद्धि हुई, देश खाद्यान्न मामले में आत्मनिर्भर बना। पंजाब हरियाणा पश्चिम उत्तर प्रदेश को क्या हुआ, तो इसका सबसे अधिक लाभ मिला, लेकिन इसके कारण क्षेत्रीय असमानता जैसे कि जल संकट रासायनिक प्रभाव जैसी समस्याएं आ गईं, ठीक है। आर्थिक उदारीकरण क्या है, आर्थिक उदारीकरण क्या है बताइए भैया। तो आर्थिक उदारीकरण का अर्थ है सरकारी नियंत्रण को, मैं आम भाषा में समझाता हूँ। देखिए 1990 में हमारे जो प्रधानमंत्री थे, 91 बोलिए, पीवी नरसिम्हा राव थे। कौन थे, पीवी नरसिम्हा राव। इनको 18 भाषा आता था, 18 भाषा, हाँ भाई 18 भाषा ये बोलते थे, ठीक है। तो पीवी नरसिम्हा राव के समय में जो वित्त मंत्री थे उनका नाम था मनमोहन सिंह। कौन, मनमोहन सिंह, हाँ। मनमोहन सिंह ने बोला कि सरकार सुनिए माँ बाप, बताओ बोलो क्या बात है। तो बोले कि देखिए हम लोग का जो देश है ना, यहाँ पे ना विदेशी फैक्ट्री बहुत कम है, तो अगर आप विदेशी फैक्ट्री को बैसाएंगे नहीं तब तक से यहाँ के लोगों को रोज़गार नहीं मिलेगा, टेक्नोलॉजी नहीं बढ़ पाएगा आगे। कौन बोल रहे हैं, मनमोहन सिंह वित्त मंत्री। तो बोले कि इसके लिए फिर क्या करना होगा, तो बोले कि देखिए हम लोग जो फैक्ट्री बैठाते हैं तो हम लोग उसको इतना सरकारी कामकाज का बोझ दे देते हैं कि इतना फॉर्मेलिटीज कागज़ पत्र बनाने में कि कोई कंपनी यहाँ पे बैठाने नहीं खोज रहा है, ठीक है। सरकार इतना उस पर कागज़ पत्र बनाने बोलती है कि कोई कंपनी नहीं बैठाने खोज रहा है, तो क्या करना होगा, तो इस कामकाज जो है ना सरकारी कामकाज को थोड़ा सा कम कर दीजिए। बोला ठीक है ऐसा ही किया जाए। तब एलपीजी मॉडल आया, लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ये क्या है, विश्व का कोई भी देश भारत में आके अपना व्यापार खोल सकता है और भारत भी किसी भी देश में जाके व्यापार से जुड़ सकता है। इसको अभी हम लोग नाम जानते हैं WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन के नाम से, ठीक है। तो 1991 में क्या होता है कि आर्थिक उदारीकरण का अर्थ सरकारी नियंत्रण को कम करना, जिससे निजी क्षेत्र यानी कि प्राइवेट सेक्टर और विदेशी कंपनी भारत में आके बसें, ठीक है। सरकार उस पर ज़्यादा कागज काम नहीं करने बोलेगा। भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत 1991 में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व में हुई। इसका उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था का वैश्विक बाजार से जोड़ना था, ठीक है। फिर 1900 जाकर के भारत जो है
गेट का सदस्य बनता है, GATT। गेट पहले इसका नाम था, बाद में 1995 में इसका नाम बदला जाता है, WTO किया जाता है। गेट का फुल फॉर्म है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, मतलब विश्व व्यापार संगठन। बाद में इसका नाम चेंज किया जाता है और भारत 1995 में WTO का सदस्य बनता है। बोल बोल के थक गए जी। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ आगे वैश्वीकरण क्या है। ठीक है, तो विश्व का संपूर्ण विश्व एक बाजार की तरह हो जाना ही वैश्वीकरण है। भारत में आर्थिक उदारीकरण कब आया? 1991 में। मैं शॉर्ट में आंसर बता दे रहा हूँ। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है? विश्व में 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था चलती है, एक है प्राइवेट, एक है सरकारी और एक है मिश्रित। जैसे कि चीन में सरकारी अर्थव्यवस्था चलती है, रूस में सरकारी अर्थव्यवस्था चलती है, अमेरिका में प्राइवेट अर्थव्यवस्था चलती है। हमारे यहाँ पे मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यानी कि हमारे यहाँ पे प्राइवेट और सरकारी दोनों मिल के काम करते हैं। ठीक है, तो पूंजीवादी और समाजवादी दोनों मिल के काम करेंगे तो उसको मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। समाजवादी मतलब सरकारी, पूंजीवादी मतलब प्राइवेट। अमेरिका एक प्राइवेट इकोनॉमी है। ठीक है, ताशकंद समझौता क्या है? तो वही जब लाल बहादुर शास्त्री जाते हैं, ठीक है, जो भारत पाकिस्तान युद्ध होता है उस टाइम पे हस्ताक्षर करने, ठीक है, और फिर शास्त्री जी को मार दिया जाता है। शिमला समझौता क्या है? तो ये 2 जुलाई 1972 को होता है। ठीक है, जो 1971 में युद्ध हुआ था ना बांग्लादेश के साथ, तो उसके बाद शिमला समझौता होता है। शिमला में जा कर के इसमें प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो, ठीक है, इनके बीच विवाद को शांत किया गया, भारत पाकिस्तान के युद्ध को। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है और इन्होंने भारत को एकता का मार्ग दिखाया। हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? कृषि को पैदावार बढ़ाना, विशेषकर गेहूं और चावल, क्योंकि भारत का लोग रोटी और भात दो ही चीज़ ज़्यादा खाता है, रोटी और भात। ठीक, पोखरण परीक्षण क्या है? तो भारत परमाणु परीक्षण किया 2 बार, 1974 और 1998 में। ठीक है, भारतीय लोकतंत्र पर आपातकाल कब पड़ता है? तो भारतीय लोकतंत्र पर इंदिरा गांधी के द्वारा आपातकाल लगाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट भारतीय संविधान क्यों महत्वपूर्ण है? तो इस सब तो बताने की जरूरत नहीं कि भारत को एकता का मार्ग पे रखना है तो संविधान को फॉलो करना पड़ेगा। अब यहाँ पे वेरी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आंसर आते हैं, मैं दिखा देता हूँ शॉर्ट में, बाकी आप लोग PDF पढ़ लीजिएगा। PDF ज्ञान सागर ऐप पे अपलोड है और अगर आपको सारा PDF चाहिए तो इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा ऐप को। बाकी PDF मैं दे दूंगा वीडियो का डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक। ठीक है, भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन कीजिए कि भारत का संविधान कैसे बनता है, पूरा विस्तार से। संविधान सभा का गठन, ठीक है, प्रारूप समिति, इसके अध्यक्ष, संविधान का निर्माण, प्रमुख सोर्स क्या क्या है, संविधान के किस किस जगह से क्या लिया गया है, जैसे कि ब्रिटेन से लिया गया है संसदीय शासन प्रणाली, अमेरिका से लिया गया है मौलिक अधिकार और न्यायिक पुनरावलोकन, आयरलैंड से लिया गया है नीति निर्देशक तत्व, कनाडा से लिया गया है संघीय व्यवस्था, सोवियत संघ से लिया गया है मौलिक कर्तव्य, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है समवर्ती सूची। ठीक है, संघ सूची लिया गया है कनाडा से और समवर्ती सूची लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, ये सब लिख दीजिएगा। फिर समिति के प्रमुख विशेषताएं क्या क्या थी कि जब हमारा संविधान बना तो 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूची थे। ठीक है, अभी 450 के आसपास अनुच्छेद हैं, 25 भाग हो गया है और 12 अनुसूची है। ठीक है, थक गए जी बोल बोल के, पढ़ लीजिएगा आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद के विशेष संदर्भ में देशी रियासतों का एकीकरण का वर्णन करना है। ओके, तेरे बिना जिंदगी से सिकवा तो नहीं, सिकवा नहीं, सिकवा नहीं। चलिए आप लोग पढ़ लीजिएगा। भारतीय राज्यों के भाषाई पुनर्गठन का वर्णन कीजिए। ओके, भाषा के आधार पे जो विवाद हुआ था, उसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट, क्या आ जाता है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, भारत चीन जो युद्ध हुआ था 1962 में, क्या कारण था, घटना, परिणाम, इन सब के बारे में बताना है। ठीक, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट, अगला क्या है। तो अगला 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 बहुत बड़ा है, 74 पेज का PDF है, इतना पढ़ जाइएगा ना तो सच बता रहा हूँ एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा। भारत पाकिस्तान का जो युद्ध होता है 1965 में, इसके बारे में बताना है। ठीक, उसके बाद देखते हैं तो अगला
अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 के बारे में बताना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है क्योंकि क्वेश्चन मैच कर जाएगा। ऑपरेशन ब्लू स्टार और भारत में जो आपातकाल लगता है इसके बारे में पूछा गया है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। तो अगला आ जाता है हमारा क्वेश्चन, पार करो जल्दी जल्दी भाई साहब। जेपी आंदोलन, ठीक है, जयप्रकाश नारायण के द्वारा जो आंदोलन चलाया गया था इसके बारे में पूछा गया है। और विस्तार से, पूरा विस्तार से, ये सब 15 मार्क्स का क्वेश्चन है तो पूरा विस्तार से यहाँ पे आंसर किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट अगला जाता है भारत के परमाणु शक्ति के रूप में उभरने का वर्णन कीजिए, कि भारत किस तरह से परमाणु शक्ति के रूप में उभरता है ये बताइए। ठीक है, नेक्स्ट अगला जाता है भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का उद्देश्य क्या है, इसकी सीमाएं क्या हैं, वर्णन करना है। ओके, नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पे, हरित क्रांति एवं भारत में अन्य तकनीकी एवं आर्थिक प्रगति का वर्णन कीजिए। ओके, आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला आ जाता है हमारा यहाँ पे, भारत में आर्थिक उदारीकरण एवं वैश्वीकरण का वर्णन कीजिए। भारत में आर्थिक उदारीकरण क्या है, वैश्वीकरण क्या है, इन सब के बारे में वही जो इकोनॉमिकली 1991 में एलपीजी का मॉडल अपनाया, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन ख़त्म हो गया, इतना ही है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पहली बार आए हैं तो मैं सब्सक्राइब करने तो भूलूंगा ही, और ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा, वहाँ पे सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। माइनर पेपर का भी मैं अपलोड कर दूंगा बहुत ही जल्द, शायद जब तक आप इंस्टॉल कीजिएगा तब तक अपलोड भी हो गया होगा। ओके, बाय।